बिहार के चुनाव में मतदान से पहले जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के नेता रैलियों में पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस और दूसरे विरोधी पार्टियों पर हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शशि थरूर के एक बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरा और दावा किया कि कांग्रेस पाकिस्तान की तारीफ करती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो राहुल गांधी को ही निशाने पर ले लिया और आरोप लगा दिया कि जब दुनिया भारत की तारीफ करती है तो राहुल गांधी पाकिस्तान की ढफली बजाते हैं। बीजेपी के वार पर पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और उसने बीजेपी को पिछले चुनाव में दिए गए अमित शाह के उस बयान की दिला दी याद, जिसमें उन्होंने नीतीश के सीएम बनने पर पाकिस्तान में पटाखे बजने की बात कही थी। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी सैनिकों का मनोबल घटा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि राहुल गांधी को कभी भी देश हित की चिंता नहीं रही। पाकिस्तान की एंट्री फिर हो गई बिहार चुनाव में और कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा, जगत प्रकाश नड्डा जी आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, शशि थरूर के बयान को राहुल गांधी का नाम लिया। अब कांग्रेस कह रही है कि बिना ध्रुवीकरण के बीजेपी कहीं चुनाव जीतती ही नहीं। आप पाकिस्तान की उदाहरण दोगे, पाकिस्तान को सर पे बिठाओगे, आप आरोप लगाओगे कि बीजेपी ने पाकिस्तान को लाया। शशि थरूर किस पार्टी की नेता है? वो तो कांग्रेस पार्टी की नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। आप पाकिस्तान को भूल नहीं पाते हो। आपको देश की हित, देश की चिंता नहीं है। पाकिस्तान हो या चाइना हो, रोज राहुल गांधी देश के सैनिकों की मनोबल को घटाने के लिए काम कर रहे हैं। सेना हमारी सीमा में लड़ाई कर रहा है चाइना के साथ, देश की सुरक्षा कर रही है। आप उस पर सवालिया निशान उठा रहे हो, इसलिए आपकी चिंता कभी भी देश नहीं रहा है। आपकी चिंता आपकी दल की हित रहा है, आपकी राजनीति रहा है, आपकी संकीर्णता रहा है। देश ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। अभी अभी तो आपको निकट के सारे चुनाव में उसकी नतीजा मिला है। बिहार के अंदर आपने जो ये सारे विषय उठा रहे हो उसके भी नतीजा आपको मिलेगा। पाकिस्तान के मुद्दे पर बीजेपी के हमलों से बौखलाई कांग्रेस ने भी किया पलटवार। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता दिया। रणदीप जी, योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा आए, पाकिस्तान की बात उन्होंने कही, शशि थरूर की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी कहा इंटरव्यू में कि कांग्रेस पाकिस्तान को सर चढ़ाती है। सच्चाई है आदरणीय मित्र। पिछले चुनाव में भी याद करिए, अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो पूछिए ना, अब तो नीतीश बाबू उनकी गोदी में बैठे हैं, पटाखे फूटे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान रमज़ान, हिंदू मुसलमान। अरे बिहार के लिए क्या है ये बताइए। 4.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब? क्यों नहीं बताते जेपी नड्डा साहब के बलिया में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भाजपा के नेता लोगों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, उनको भाजपा से निकालते नहीं। हाथरस की बेटियों को न्याय कब मिलेगा? और बिहार से हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। पटना से अरुण सिंह हमारे साथ हैं, जमुई से अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, बेतिया से अमित पांडे हमारे साथ हैं और सासाराम से नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा छपरा से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जमुई अमित सिंह के पास। अमित, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि अब ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला लगातार जारी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। मैं आपको स्टेज की तस्वीरें दिखाता हूँ और किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वो स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं और जो दूसरे नेता, जो जमुई जिले के जो नेता हैं, वो उनके बगल में बैठे हुए हैं। जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से और जेडीयू से, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी दोनों के नेताओं इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। तो वहीं एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ किस तरीके से भारी समूह जो है ये पहुंची हुई है। यहाँ अधिकांश जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी आते हैं यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्टेडियम है, ये स्टेडियम इस वक्त जो है वो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सुनने के लिए जो जमुई वासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई लोग हमारे साथ यहाँ पर है, सीधे हम ऐसे इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? नर्मदा से। क्या योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए? हाँ, योगीनाथ को सुनने के लिए।
ये बताइए, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है रैलियों में, जो बिहार से पाकिस्तान कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? बढ़े लिया है और आप बताइए किस तरीके से देखते हैं जो बयानबाजी चल रही है इस वक्त, आरोप प्रत्यारोप? क्या बयानबाजी चल रही है? बिहार चुनाव में अच्छा रहेगा कि ठीक है, अमित आएंगे आपके पास। पटना से अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। अरुण, आप कहां पर मौजूद है, वहां से अपडेट भी दीजिए। और कुल मिलाकर आपने रणदीप सुरजेवाला से सवाल पूछा था और कहा था कि अब चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। कांग्रेस अब इसको किस तरीके से देख रही है, क्योंकि बाकी मुद्दे एक तरफ और अब पाकिस्तान का मुद्दा एक तरफ हो गया है? निश्चित रूप से पटना के लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। पाकिस्तान की एंट्री पिछले चुनाव में भी हुई थी और इस बार भी हो गई है। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की खैरख्वाह है और पाकिस्तान को सर पे चढ़ा के रखती है आपकी पार्टी। देखिए, जब चुनाव आता है ना, तब इन लोग को पाकिस्तान याद आता है। जब चुनाव याद नहीं होता है तो पाकिस्तान जो है सो, जो बीजेपी के इन लोग के जो सिरमौर मोदी जी हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए और नवाज शरीफ के जो है से पत्नी को शाल और चादर उड़ाते हैं, वहाँ से अपनी माँ के लिए लेके आते हैं जैसे। ये तो इन लोग की आदत है। तो चुनाव में ये मुद्दा है क्या, पाकिस्तान यहाँ मुद्दा है? पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं, हिंदू एकत्रित करने के लिए खाली मोदी का ढकोसला है और कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है कि एंट्री क्यों पाकिस्तान की हर बार होती है, बिहार के चुनाव में खास तौर से? आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि एक स्कूल में बच्चा था, उसे ऐसे लिखना था, उसने याद करके रखा था गाय पर और आ गया दोस्त पर, तो उसने लिखा कि मेरे दोस्त के 4 पैर हैं, एक पूंछ है और मेरा दोस्त घास खाता है। ठीक वही कहानी यहाँ भी होती है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। तो हर बार सिर्फ पाकिस्तान, अगर शिक्षा पे बात करनी है तो उसके लिए उनको शिक्षा का नॉलेज होना जरूरी है, रोजगार पे बात करनी है तो उनको रोजगार दिखाना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैलियां उसी क्षेत्र में कराई जा रही हैं, खासतौर से सीमा के क्षेत्रों में। इसका मतलब क्या आप लोगों को लगता है? नहीं, तो मुद्दा वही है, तो हम तो घुमा फिरा के उसी मुद्दे पे लाएंगे ना। ये साजिश उनकी चल रही है कि उसको साबित किया जाए कि हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि बिहार के आरा में हुई चुनावी रैली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पर पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप लगाया और कहा कि जो बोली पाकिस्तान और अलगाववादी बोलते हैं, वही बोली कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं। बात करूं तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की बात। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया, ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हों उसको बोलते रहते हैं और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं और एक नेता नहीं बोलता, अनेक नेता बोलते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने कोविड-19 के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं की? जब दुनिया भारत के बारे में तारीफ कर रही थी, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भारत की तारीफ कर रहा था, जब यूएन का सेक्रेटरी जनरल भारत के आत्मनिर्भर की तारीफ कर रहा था, भारत के गरीब कल्याण पैकेज की तारीफ कर रहा था, तो राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजा रहे थे। लेकिन ये लोग धारा 370 वापस लाएंगे। अरे जो अलगाववादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा तुम बोल रहे हो। क्या हो गया? सीधे सासाराम लिए चलते हैं। नीरज कुमार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। तेजस्वी की सभा से जुड़ा अपडेट भी नीरज दीजिए। और जरा अगर वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए जरा कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हमेशा तरफदारी करती है पाकिस्तान की, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से भटका रही है बीजेपी। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव इस वक्त नोखा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या है लोगों की। लोगों से ही बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे होंगे इस बार, मुद्दा क्या होगा चुनाव में? पाकिस्तान का भी मुद्दा होगा इस बार, मुद्दा क्या होगा? हिंदुस्तान को रोजगार। मुद्दे क्या होंगे भाई? रोजगार। क्या मुद्दा होगा? रोजगार का। पाकिस्तान कोई मुद्दा होगा इस बार? नहीं होगा, रोजगार पे नहीं होगा। आप बताइए क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पे वोट करोगे? रोजगार पे। रोजगार पे। और क्या मुद्दे, और क्या समस्याएं हैं? क्या बीजेपी कहती है बीजेपी ने पाकिस्तान की एंट्री के पाकिस्तान कोई मुद्दा चलेगा यहाँ, राष्ट्रवाद चलेगा? नहीं।
देख सकते हैं यहाँ रैली में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव की रैली में शामिल होने आए हैं। उनका कहना है कि रोजगार मुद्दा है, पाकिस्तान मुद्दा नहीं चलेगा। और यहाँ इस वक्त तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे हैं रैली को। सबसे खास बात यह है कि आजकल जब भी तेजस्वी यादव आते हैं तो 10 से 20 मिनट में एक रैली को संपन्न करते हैं, तुरंत आकर बोलना शुरू करते हैं और एक दिन में 8 से 9 रैलियों को इसीलिए वो कर पा रहे हैं। लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को इस बात की अपील कर रहे हैं कि इस बार वो जिताएं आरजेडी को और भाजपा बनाम आरजेडी मुकाबला नहीं है। उनका कहना है कि सरकार बनाम जनता का मुकाबला है। जायसवाल जी, नरेंद्र मिश्रा जी, जनाब इम्तियाज अहमद साहब, शंभू महतो जी, हीरालाल पटेल जी, परमेश्वर सराफ जी, संजीत ठाकुर जी, जितेंद्र सहनी जी, पिंटू पांडे जी, इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यू के हमारे साथी प्रोफेसर दिनेश चंद्र प्रसाद जी, सरदार मंजीत सिंह जी, गौरी शंकर कनौजिया जी, कुणाल पटेल जी, अजय पटेल जी, दीपक पटेल जी, जनाब सज्जाद खां साहब, श्रीमती शोभा सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, विनय कुशवाहा जी, मंतोष सहनी जी, जनाब मासूम खां साहब, लव किशोर निषाद जी, वीरेंद्र राय पटेल जी, अशोक पटेल जी, राजकिशोर ठाकुर जी, प्रमोद पासवान जी, देवेंद्र सहनी जी, विशाल शाह जी, भरत पटेल जी, अशोक पटेल जी, जनाब मोहम्मद तमन्ना साहब, अमरिंदर सिंह जी, या एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नेताओं ने, हम लोगों के उम्मीदवार ने जो जरूरी बातें हैं उनकी चर्चा कर दी। अभी भाई राधा मोहन सिंह जी ने जिन बातों की चर्चा कर दी, अब उसके बाद कुछ हम लोगों को यहां कहने की आवश्यकता है। और शालिनी मिश्रा जिस तरह से वचनबद्ध है कि जीवन भर वो आपकी सेवा करेगी, आपकी खिदमत करेगी और इसके बाद किसी चीज की कोई दिक्कत है, सबको एकजुट होकर के एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। यही हम आप सबसे कहने आए हैं। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइए। और जो कुछ भी यहां चर्चा हुई है, आप जानते हैं हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 के नवंबर महीने से, और जिस तरह से लगातार हम लोगों ने बिहार की सेवा की है और पिछले 6.5 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को काम करने का मौका मिला, तो जितना विकास का काम हुआ हम लोगों ने अपनी तरफ से जो संभव वो बिहार में किया। और इस बीच आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले दौर का प्रचार 5 दिन बाद खत्म हो जाएगा। पूरे देश की दिलचस्पी ये जानने में है कि बिहार में इस बार चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं। चुनाव प्रचार में चल रहे भाषण देखें तो 15 साल बनाम 15 साल की जुगलबंदी चल रही है। महागठबंधन यानी कि विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस के नेता एनडीए यानी कि बिहार के सत्ताधारी नेताओं से नीतीश कुमार के 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता लालू राबड़ी की सत्ता के 15 साल की याद दिला रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार बिहार का जंगल राज बता रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनाना। अब देखिए, अब नया युवक है, लोग तो बोल रहे हैं करेगा करेगा, लेकिन देखा जाए। कांग्रेस भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती है और राजद भी एक परिवार के बाहर नहीं निकल सकती। इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अब इनको समझ में आ गया कि इनकी सरकार अब दोबारा बनने वाली नहीं है।
कुछ लोगों को अपनी चिंता रहती है, लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को भ्रमित करके और किस किस तरह से वोट लेकर के राज करते रहे। बिहार में वोट डालने की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, चुनाव प्रचार की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। नेता से लेकर अभिनेता तक इस चुनावी दंगल में प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं। हर पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की ताकत से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। कोरोना महामारी के दौर में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। लिहाजा 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव में कोरोना की वजह से बढ़ी बेरोजगारी एक मुद्दा तो है ही, इसके अलावा मौजूदा सरकार का कामकाज और पिछली सरकारों का इतिहास भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। हाईजैक 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपने मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, ये किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। 243 सीटों के लिए घमासान जारी है और नतीजों से पहले कोई भी दल किसी भी तरह की कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। तो शायद यही वजह है कि एनडीए की ओर से बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ बिहार सरकार के कामकाज बल्कि पाकिस्तान, धारा 370, राम मंदिर और चीन का मुद्दा उछालकर वोट एनडीए के पक्ष में मांग रहे हैं। गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहाँ पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है और जो हमारा वायदा था, कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे। बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी बिहार के चुनावी दंगल में प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। सीतामढ़ी के डुमरा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी रैली की, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने वाले हैं। वो 6 दिनों तक कुल 20 सभाएं करेंगे, जबकि बिहार में अपनी जमीन तलाशती कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला बिहार में डेरा डाले हुए हैं और एनडीए पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, उग्रवादी करेंगे, परंतु बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, उद्योग और धंधा कैसे लगेगा, ये नहीं बताएंगे। हालांकि नीतीश कुमार भी अपने सुशासन का खूब प्रचार कर रहे हैं। 15 साल में उनकी सरकार ने बिहार में क्या काम किए जनता को बता रहे हैं। नीतीश कुमार रैलियों में उमड़ी भीड़ को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। किस तरह का माहौल पूरे बिहार में बनाते थे। यही गरीब गुरबा लोग के कंधा पर बंदूक रख करके लोग चलवाते थे, और जब इन लोगों के लिए जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला। अब सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है। क्या इस बार भी जनता नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, या फिर युवा तेजस्वी की लालटेन पर भरोसा कर उन्हें मौका देना चाहती है? आप मेरे पीछे पूरी देश की ताकत क्यों लगा रहे हो अपनी? सिर्फ एक छोटे से नौजवान को रोकने के लिए
यानी कहीं ना कहीं से ये साबित होता है कि लोग निराश हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं। क्यों नीतीश जी का चेहरा काम चल रहा है क्या? हम तो पूछना चाहते हैं। इतना बड़ा उनका कहते हैं कि जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 122 का है। अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने बिहार से ही किया था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, उद्योग धंधे बंद हो गए, सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश और बिहार के थे, जिन्हें अन्य राज्यों से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश से बिहार के लोग, झारखंड के लोग उत्तर प्रदेश से चलते थे, तो मैंने कहा भी भले ही महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर उनके साथ कुछ व्यवहार जो भी हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, हमारे मेहमान होंगे, उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, उनके लिए वाहन की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और उन्हें उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस मुफ्त में यह व्यवस्था देगी। यह कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया। ये हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए मां सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं कल भी बिहार में था और बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। आश्चर्य होता है मुझे। पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछिए कि 15 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दी थी। आज जो राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए देश ही परिवार है। आपने देखा होगा जब बिहार की बेटी सुश्री शेषी सिंह जी यहाँ पे बोल रही थी, उन्होंने अंत में अपने भाषण के अंत में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका साथ सबका विकास। यही भाव है इसके पीछे। हमारे लिए पूरा देश परिवार है, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन भाइयों बहनों, आप ये भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही देश है, इसके सिवाय वे बाहर देख ही नहीं सकते। आपने देखा होगा राजद के पोस्टर में 4 लोग एक ही परिवार के हैं, 5वें किसी का कोई चित्र नहीं। रघुवंश बाबू ने ये बात अपने अंतिम समय में कह दी थी, जीवन भर समाजवादी रहे बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने ये बात कह दी थी लालू जी को कि आपके यहां तो लालू जी आपकी फोटो, राबड़ी देवी जी की फोटो
और आपके दोनों पुत्रों के फोटो के अलावा 5वें की फोटो क्यों नहीं आती है आपके यहां? और यही तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, ये लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, बिहार के बारे में नहीं सोच सकते। अगर सोचा होता, कांग्रेस ने, राजद ने, इन लोगों ने देश के बारे में, समाज के बारे में सोचा होता तो हर गरीब को मकान मिल लिया होता। इनके शासन काल में हर गरीब को मकान मिला होता, हर गरीब को इनके शासन काल में ही रसोई गैस के सिलेंडर मिल गए होते, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले होते, हर गरीब को 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज मिल रही है, ये योजना उन्हीं के समय में मिल गई होती। इन लोगों के पास विकास की कोई सोच नहीं थी, ये लोग विकास नहीं चाहते थे, गरीबों का उत्थान नहीं चाहते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार रही, लेकिन भाइयों बहनों इन्होंने विकास नहीं किया। राजद उसमें सहयोगी था, इन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन एक एक घोटाला पे घोटाला होता गया। देश को बेचने की स्थिति में इन लोगों ने पहुंचा दिया। 2014 में हम देश की जनता का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का अभिषेक किया, और मोदी जी ने आने के बाद पूरे देश के अंदर योजनाएं देनी प्रारंभ की, बिना भेदभाव के मकान दिया। जब मोदी जी ने मकान दिए देश के अंदर, पिछले 6 वर्ष के दौरान 3 करोड़ से अधिक गरीबों को एक आवास मिला है, 8 करोड़ से अधिक लोगों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया है। ये जो योजनाएं 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है, ये जितना लाभ दिया गया है क्या किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके किया गया? नहीं, जो गरीब था उसको दे दिया बिना भेदभाव के। यही है सबका साथ और सबका विकास। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, सबको देंगे, सबका साथ और सबका विकास करने के भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी योजनाएं चलाई, और योजनाओं का लाभ गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, जो भारत का हितैषी है वह हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, क्योंकि देश का गरीब जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनका हित कर सकते हैं। देश का किसान जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही उसके हकों का, उससे उसका हक दिलाने का कार्य कर रहे हैं। देश की माताएं और बहनें समझ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही आज उन्हें सम्मान मिल रहा है। और योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साधे हैं, तो वहीं केंद्र की योजनाएं भी गिना रहे हैं। इस सब के बीच आपको बता दें कि बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ न्यूज 18 कहना चाहता है आपसे एक जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना, और मास्क को इस तरह से पहनना कि हमारे जो नाक और मुंह है वो पूरी तरीके से ढक जाएं, चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप ना रहे। ध्यान रहे कि हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है, और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो सके नष्ट करें, नया मास्क पहनना है, और हाँ, हरदम पीछे से पकड़कर ही उतारना है, आगे से मास्क को नहीं छूना है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।